Welcome to my channel HB Insight. In this video, you will get the probable HSCF interview technical questions and answers in English and Hindi, which will help the candidates who are attending HSCF officer, engineer, supervisor interview. So stay tuned with me till end of the video. Only my request is, if you like the video, please share it and do not forget to subscribe my channel. Hit the bell icon so that you will get notification of my new video. Question 1. What precautions to be taken in painting? Work permit लेना चाहिए. Work permit to be taken. For brush painting you can take cold work permit. For spray painting you will have to take the hot work permit. स्प्रे के संपर्क में लगातार आने वाले कर्मचारियों को एयरलाइन रेस्पिरेटर, फिल्टर रेस्पिरेटर द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए. Employees continuously exposed to spraying shall be protected by airline respirator or filter respirator. उनके एयर ब्लोअर और जेट प्रकार के एयर मूवर सहित हवा से चलने वाले उपकरणों को, धातु भागों को सभी डक्ट काम, अर्थिंग और बॉन्डिंग होना चाहिए. The metallic parts of air moving devices including fans, blowers and jet type air movers and all duct one shall be electrically bonded to the structure. Sufficient exhaust ventilation shall be provided to keep the concentration of solvent vapor below 10% of lower explosive limit. एलिल सीमा के 10% के नीचे बनाए रखने के लिए पर्याप्त निकास वेंटिलेशन प्रदान करना चाहिए. Frequent tests shall be made by competent person to ascertain the concentration. एलियल कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाने के लिए एक सक्षम व्यक्ति द्वारा लगातार परीक्षण किया जाना चाहिए. Only non-sparking paint bucket, spray gun and tools shall be used. केवल नॉन स्पार्किंग पेंट बाल्टी, स्प्रे गन और उसका और कोई उपकरण का उपयोग करना चाहिए. The face, eyes, head, hands and all other exposed parts of the body of employees handling such highly volatile paint shall be protected. कर्मचारियों के शरीर के चेहरे, आँख, तीर, हाथ और अन्य सभी उजागर भागों को की रक्षा के लिए योग्य पीपीई का उपयोग करना चाहिए. All footwear shall be non-sparking such as rubber boots or rubber-soled shoes without nails. Covering or other clothing shall be of cotton, rubber than plastic. Gloves shall be used rather than plastic. Rubber gloves shall be used because of the danger of static spark. ये सब चीज़ें जो स्टैटिक स्पार्क जनरेट की वजह से जो फायर होने के चांसेस है उसके लिए करना चाहिए. ये सभी फुटवेयर जो नॉन स्पार्किंग टूल्स होना चाहिए. रबर जो कि हम लोग एंटी शॉक प्रूफ होता है तो रबर को यूज़ करना चाहिए. और तो अगर शूज़ यूज़ करते हैं तो उसका सोल भी रबर का होना चाहिए. उसको नेल यानी मेटालिक पार्ट नहीं होना चाहिए. और जो आप क्लोथिंग यूज़ करेंगे वो कॉटन के होने चाहिए. और जो ग्लोव्स है वो प्लास्टिक के बजाय रबर के ग्लोव्स यूज़ करना चाहिए तो स्टैटिक स्पार्क्स को जनरेशन का वो अवॉइड कर सके. स्प्रे गन, पेंट, पॉट्स एंड मेटालिक पार्ट्स ऑफ कनेक्टिंग ट्यूबिंग शैल बी इलेक्ट्रिकली बॉन्डेड एंड बॉन्डेड असेंबली शैल बी ग्राउंडेड टू स्ट्रक्चर. मतलब जो भी मेटेलिक पार्ट्स है जिसमें फिट किया जाता है
स्प्रे गन, पेंट पॉट्स, वो सभी को बॉन्डिंग, आर्थिंग एंड बॉन्डिंग करना चाहिए। क्वेश्चन, ऑल इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स टू बी इन द एरिया मस्ट बी कवर्ड, मतलब जो जितने भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है वो सभी को कवर होना चाहिए, क्योंकि पेंट में क्या सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट फ्लेमेबल नेचर होता है, अगर बाई चांस उसको इग्निशन सोर्स मिलेगा तो फायर होने के चांसेस है। और पेंटिंग वाला एरिया में हॉट वर्क का परमिशन देना नहीं चाहिए, क्योंकि पेंट में सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है जो टॉक्सिक भी होता है और फ्लेमेबल भी होता है। एनी फ्लेमेबल और कंबस्टिबल मटेरियल नियर बाय एरिया मस्ट बी रिमूव और प्रोटेक्टेड, मतलब आजू बाजू का एरिया में कोई भी दहनशील या कंबस्टिबल मटेरियल है उसको निकलना चाहिए। द पर्सन कैरिंग out the painting job should clean the goggle frequently for clear visibility। ये सबसे बड़ी समस्या है कि पेंटिंग करने के टाइम, स्प्रे पेंटिंग में टाइम जो छींटे उड़ते हैं उसकी वजह से गॉगल वो ख़राब हो जाता है, तो उसको फ्रिक्वेंटली बीच बीच में ब्रेक लेके उसको क्लीन करना चाहिए। क्वेश्चन 2, व्हाट आर दी हज़ार्ड्स इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में क्या क्या हज़ार्ड हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस है, तो ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग लाइव इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर यूज टू मेल्ट मेटल्स, दिस क्रिएट अ रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक व्हिच हैपन्स व्हेन अ वेल्डर टचेस द टू मेटल ऑब्जेक्ट्स दैट हैव वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो वेल्डिंग रॉड और कोई मेटेलिक पार्ट जो वेल्डिंग गन के साथ अटैच होता है उसको अगर टच करते हैं तो शॉक लगने का चांसेस रहता है बिकॉज ऑफ वोल्टेज डिफरेंस। तो एक हज़ार्ड है, इलेक्ट्रिक शॉक इज द वन ऑफ द हज़ार्ड। एक्सपोजर टू हाई रेडिएशन वेव्स, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो आर्क वेल्डिंग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जो भी तो उसकी वजह से हाई रेडिएशन की वेव्स निकलते हैं। वो हाई रेडिएशन की वेव्स वो अपने आइज़ को डैमेज कर सकते हैं, तो उस टाइम काला चश्मा पहनना चाहिए। तो ये एक हज़ार्ड है, हाई रेडिएशन वेव्स। एक्सपोजर टू पॉइजनस फ्यूम्स गैसेस, वेल्डिंग करने के टाइम जो पर्सन जो काम करता है वो इट इज एक्सपोज टू द इनविजिबल गैसेस लाइक ओजोन, नाइट्रोजन, क्रोमियम ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैसेस पॉइजनस होता है और ये गैस का जो कंसंट्रेशन की वजह से आदमी के ऊपर, शरीर के ऊपर असर करता है। लाइक some illnesses like by welding fumes are gases like pneumonia, asthma, cancer and metal fever. These effects can also include irritation of throat, lungs and eyes, अपने जो फुफ्फुस और गला और आँखों को भी तकलीफ देता है। नेक्स्ट हज़ार्ड है फायर हज़ार्ड, क्योंकि वेल्डिंग में स्पार्क जनरेट होता है, तो वो जो स्पार्क है दैट स्पार्क स्प्रे अप टू 35 फीट। तो अगर आजू बाजू में कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल होगा तो आग पकड़ने की संभावना होती है। व्हेन दिस हैपन्स, वर्कर्स विद ग्रीस ऑन देयर क्लोथिंग हैव द हाईएस्ट रिस्क ऑफ गेटिंग बर्न, मतलब अगर जो वर्कर काम करता है अगर उसके शरीर में कोई मेंटेनेंस का काम करने में ग्रीस लगा होगा तो जल्दी आग पकड़ने की संभावना है। तो फायर हज़ार्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द हज़ार्ड इन वेल्डिंग। फिजिकल हज़ार्ड, there are many physical hazards present during welding activities such as burns, eye damage, cuts and crushed fingers. Physical hazards can drastically reduce with adequate PPEs. फिजिकल हज़ार्ड में जैसे कि कोई भी अगर मेटेलिक पार्ट को ऐसा कुछ लग गया हो या रेडिएशन वजह से आई डैमेज हो सकता है, कुछ किसी के भी मेटेलिक पार्ट के बीच में उंगली आ सकती है, तो एक वन ऑफ द hazard in welding is physical. Question 3, what can go wrong in manual handling to the human? मैनुअल हैंडलिंग के टाइम में क्या कठिनाइयाँ हो सकती है या कुछ क्या गलत हो सकता है। मैनुअल हैंडलिंग कैन रिजल्ट इन फैटिग एंड लीड टू इंजरीज ऑफ बैक, नेक, शोल्डर, आर्म्स और अदर बॉडी पार्ट।
टू ग्रुप्स ऑफ इंजरीज में रिजल्ट फ्रॉम मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग में मतलब थकान हो सकती है, कुछ उसके से बैक पेन हो सकता है, गर्दन में मोच आ सकती है, या शोल्डर या जो हेवी ऑब्जेक्ट उठाने की वजह से शोल्डर भी दुखने लगते हैं, और अदर बॉडी पार्ट्स को भी पेन हो सकता है। कट ब्रूसेस फ्रैक्चर्स ड्यू टू सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स सच एज एक्सीडेंट। मतलब मैनुअल हैंडलिंग उठाने के टाइम में कोई सामान अगर नुकीला हो तो उसकी वजह से वो लगने की चांसेस है, या सडनली गिरने से तो आदमी फ्रैक्चर भी हो सकता है वो एक्सीडेंट होने की वजह से। डैमेज टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी, मसल, टेंडन, लिगामेंट, बोन, जॉइंट, bursa, blood vessels and nerves as a consequence of gradual and cumulative wear and tear through repetitive manual handling. These injuries are called musculoskeletal disorder। मतलब अगर मैनुअल हैंडलिंग का काम कंटिन्यूसली करते हैं तो जिसकी वजह से रिपीटिंग मूवमेंट्स होता है शरीर के, तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होने के चांस है, जैसे कि मसल, लिगामेंट, बोन जॉइंट्स दुखना, ब्लड वेसल को दबना, नर्व्स को दबना, ऐसा चीज़ हो सकता है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द रीजंस ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग के टाइम में क्या एक्सीडेंट होने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी इंक्लूड लोड being too heavy, large, difficult to grasp or unstable, the task being too strenuous or involving awkward postures or movements, and the working environment lacking sufficient space, having slippery, uneven, unstable floors, having extreme temperature of floors, poor lighting, hazardous material, acts of workplace hazards, trips and fall। मैनुअल हैंडलिंग में एक तो बहुत भारी भरकम भार उठाने की वजह से का भी एक रीज़न हो सकता है कि आदमी अगर अपना कैपेसिटी से ज़्यादा लोड उठाने की कोशिश करेगा तो गिरने की संभावना है, और अगर वो मटेरियल कुछ ऐसा है जो सही तरीके से पकड़ नहीं सकते तो उस टाइम भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है। या कुछ जगह ऐसा आता है कि बहुत ही ऑकवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब उठाने के लिए बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट होता है, तो पोस्चर मूवमेंट की वजह से भी एक्सीडेंट होने की चांसेस है। या सफिशिएंट स्पेस नहीं है, या एरिया मतलब जो सरफेस है स्लिपरी होगा तो भी एक्सीडेंट होने का चांसेस है। और दूसरी सबसे बड़ी बात पुअर लाइटिंग, मतलब अंदर विजिबिलिटी अगर कम होगा तो भी हो सकता है। हजार्डस मटेरियल के टाइम में हो सकता है, या एक्ट ऑफ वायलेंस मतलब कुछ हॉर्स प्ले करेंगे उस टाइम भी हो सकता है, और ट्रिप एंड फॉल हो सकता है। क्वेश्चन 5, हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इन मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग के टाइम एक्सीडेंट को कैसे बचा सकता है। यूज मैकेनिकल एड्स टू गेट हेल्प टू लिफ्ट और कैरी अ हेवी लोड व्हेनेवर पॉसिबल। मतलब मैकेनिकल सामग्री या मैकेनिकल यंत्र का उपयोग करके उठाने के लिए अगर करेंगे तो वो मैनुअल हैंडलिंग में एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है। ऑर्गेनाइज द वर्क एरिया टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बेंडिंग, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग रिक्वायर्ड, टेक फ्रिक्वेंट ब्रेक्स। मतलब आपका जो पोस्चर है, जो रिपीटेटिव मूवमेंट में पोस्चर होता है, वो जैसे कि प्लान करके अगर उसको सही तरीके से उठाएंगे तो एक्सीडेंट, ये भी एक एक्सीडेंट होने का मतलब एक्सीडेंट का खतरा कम हो सकता है। कूल डाउन आफ्टर हेवी वर्क विद जेंटल सस्टेन स्ट्रेचेस। मतलब हेवी वर्क करने के बाद थोड़ा सा बैठ के थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, तो वो भी मैनुअल हैंडलिंग का एक्सीडेंट होने का प्रिवेंट कर सकता है। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द रीजंस ऑफ एक्सीडेंट्स इन मैकेनिकल फेल्योर। मैकेनिकल मतलब फेल्योर में क्या क्या रीज़न, एक्सीडेंट होने के क्या क्या रीज़न है। मैकेनिकल फेल्योर दैट हैव पोटेंशियल टू कॉज एक्सीडेंट इंक्लूड पावर फेल्योर, टोटल और पार्शियल इनपुट आउटपुट फेल्योर। तो कोई भी अगर यंत्र है उसमें अगर पावर फेल्योर में सडनली कुछ अगर ब्रेक को लगता है तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। ब्रोकन और डैमेज पार्ट
within the engine or machine due to poor quality of metal part। मतलब कोई अगर इंजन में अगर जो डुप्लीकेट पार्ट अगर यूज़ करते हैं तो वो केस में भी वो अगर पार्ट वो ब्रेक हो गया तो मशीन डाउन हो जाएगी, तो उस टाइम भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है। फायर ब्रेकआउट विद इन द इंजन और मशीन ड्यू टू कूलिंग फेलियर और स्पार्क। कोई भी मशीन चलता है तो जो कि फ्रिक्शन की वजह से उसमें टेम्परेचर बढ़ता रहता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। इन दैट केस अगर उसमें कूलिंग सिस्टम का अरेंजमेंट होता है, इफ दैट कूलिंग सिस्टम के फेल तो that fire can be occurred due to high temperature, because in machine there may be oil are used, that oil may get heat up, and if you get the ignition source it can catch the fire। Exposure due to high pressure or uncontrollable situation। अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी एक्सप्लोजन हो सकता है। फ्यूल फैक्टर, पुअर क्वालिटी और नो फ्यूल में लीड टू स्टॉप द इंजन। मतलब आप जो फ्यूल यूज़ करते हैं उसका क्वालिटी अगर सही नहीं हुआ, जो मैन्युफैक्चरर में या ओईएम में जो रिकमेंड किया वो यूज़ नहीं किया है, वो केस में वो इंजन में एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। मैकेनिकल मिसमैच ड्यू टू टाइमर और मैकेनिकल माल फंक्शन। तो सही तरीके से मतलब आप समझो अगर 1 इंच का फ्लैंज है और उसमें आप 150 की रेटिंग का फ्लैंज में अगर 300 रेटिंग का ये लगा देंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो मिसमैच की वजह से भी एग्जाम्पल तो भी हो सकता है। लिंकेज फेलियर, शाफ्ट गियर कपलिंग बेल्ट चेन ब्रोकन फेलियर। लिंकेज जैसे कि शाफ्ट गियर जो एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं, if it is failed it also can lead to an accident। System leakage, in the pressurized air or fluid system such as hydraulic power, if there is a leakage then it can lead to an accident। Fair wear and tear due to old age, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक उसका यूज़ करने से जो wear and tear की वजह से भी हो सकता है। कंट्रोल सिस्टम फेलियर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, अगर उसमें मशीन में अगर कुछ कंट्रोल सिस्टम है, इफ इट इज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, इफ गेट फेल इट कैन आल्सो लीड टू एक्सीडेंट। सर्किट और प्रोग्राम माल फंक्शन ड्यू टू प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेलियर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेलियर की वजह से भी मैकेनिकल फेलियर। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गुड हाउसकीपिंग। अच्छा हाउसकीपिंग की वजह से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इफेक्टिव हाउसकीपिंग रिजल्ट्स इन रिड्यूस हैंडलिंग टू ईज द फ्लो ऑफ मटेरियल। मतलब जो भी सामग्री के प्रवाह को कम करने के लिए हैंडलिंग को कम करने का फ़ायदा हो सकता है। फ्यूअर ट्रिपिंग एंड स्लिपिंग इंसिडेंट्स इन क्लटर फ्री एंड स्पिल फ्री वर्क एरिया। तो ट्रिपिंग और फिसलने की घटनाएं कम हो सकती है। डिक्रीज फायर हज़ार्ड, मतलब फायर हज़ार्ड के इंसिडेंट्स कम हो सकते हैं। लोअर वर्कर एक्सपोजर टू हजार्डस प्रोडक्ट्स लाइक डस्ट वेपर्स। लोअर एक्सपोजर मतलब जो खतरनाक उत्पादन के संपर्क में आने की संभावना कम हो सकती है। बेटर कंट्रोल ऑफ टूल्स एंड मटेरियल्स इंक्लूडिंग इन्वेंट्री एंड सप्लाई। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हाउसकीपिंग बहुत ही यूजफुल हो सकता है। मोर इफिशिएंट इक्विपमेंट क्लीन अप एंड मेंटेनेंस, मतलब इक्विपमेंट इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या मेंटेनेंस कम करने के लिए काम में आ सकता है। बेटर हाइजीनिक कंडीशन लीडिंग टू इम्प्रूव हेल्थ, और सब कुछ साफ़ सुथरा रखने की वजह से वो अपना हेल्थ यानी हाइजीनिक के ऊपर भी अच्छा असर होता है, वो भी काम में आता है। तो गुड हाउसकीपिंग आल्सो एड्स टू हाइजीनिक कंडीशन, इम्प्रूव कंडीशंस। मोर इफेक्टिव ऑफ स्पेस, सही तरीके से सामान रखने की वजह से आपको जगह का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं।
reduce property damage by improving preventive maintenance. उसके प्रॉपर्टी डैमेज कम होंगे और उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कम हो सकता है. लेस मेंटेनेंस वर्क, सेम एज इम्प्रूव मॉरल, मतलब सब कुछ सही दिखने से अपना मॉरल भी बूस्टअप हो जाता है. इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, टूल्स एंड मटेरियल्स विल बी इजी टू फाइंड, मतलब कोई भी टूल्स एंड मटेरियल इजी मिलने की वजह से आपको काम मतलब देरी नहीं हो सकती है, तो ढूंढने का टाइम है वो कम हो जाएगा. क्वेश्चन ए, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इन पुअर हाउसकीपिंग? पुअर हाउसकीपिंग कैन बी cause of incidents such as tripping or loose objects on floors, stairs and platform. ये पुअर हाउसकीपिंग की वजह से फिसलने की ज़्यादा संभावना होती है. और मतलब स्टेज के ऊपर कुछ सामान रखा है तो आपको ऑब्स्टेकल हो जाएगा तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं. बीइंग हिट बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो अपने हाउसकीपिंग सही नहीं है और सडनली किसी का पाँव कुछ रख के ऊपर से कुछ गिर गया वो किसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस है. स्लिपिंग ऑन ग्रीसी वेट और डर्टी सरफेस, मेंटेनेंस काम करने का बहुत बार हमने देखा है कि ग्रीस, ऑयल या कॉटन रैग ऐसे ही पड़ा रहता है. वो आप अगर उसको साफ नहीं रखेंगे तो उसमें वो एरिया स्लिपरी हो जाएगा और या वेट हो सकता है, वो केस में फिसलने की संभावना ज़्यादा होती है. स्ट्राइकिंग अगेंस्ट प्रोजेक्टिंग पोorly स्टैक आइटम और मिसप्लेस्ड मटेरियल, मतलब आपने मटेरियल अगर सही तरीके से स्टैकिंग नहीं किया तो भी मतलब उसका एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ती है. कटिंग, पंक्चरिंग और टेयरिंग द स्किन ऑफ हैंड और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और प्रोजेक्टिंग नेल, वायर और स्टील स्ट्रैपिंग, मतलब कट इंजरी या पंक्चर, हाथ को लगना, स्किन निकल जाना, मतलब ऐसे इंसिडेंट होने के चांसेस है ये पूरा उसकी भी वजह से. क्वेश्चन 9, हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट फ्रॉम पावर टूल? पावर टूल का उपयोग करने से आप एक्सीडेंट को कैसे कम कर सकते हैं? यूज टूल्स ओनली फॉर स्पेसिफिक टास्क दे आर डिजाइन फॉर एंड नेवर ऑपरेट एनी टूल पावर और मैनुअल अनलेस यू आर ट्रेन टू यूज सो. मतलब आपको अगर पावर टूल यूज़ करने का ज्ञान नहीं है तो आप उसको उपयोग करना नहीं चाहिए. केयरफुली रीड द ओनर्स मैनुअल बिफोर यूजिंग अ टूल, आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से डायरेक्ट उसको ऑपरेट करने जाना नहीं चाहिए. मैनुअल में क्या क्या दिया है उसमें सब खतरे की जानकारी होती है, वो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, कैसे सीक्वेंस में ऑपरेट करना चाहिए, ये मालूम होने के बाद ही उसको यूज़ करना चाहिए. Inspect power tool before each use. The parts are worn or damaged, especially cords that become frayed, replace or repair them. Because vibration can loosen the tool part, screws, nuts and bolts may need tightening. मतलब पावर टूल यूज़ करने के बाद उसके जो फिटिंग के जो नट बोल्ट्स है वगैरह सही तरह से नहीं फिट हुए, अगर लूज है तो उसके वाइब्रेशन की वजह से वो निकल सकते हैं, तो उसको इमीडिएटली उसको रिप्लेस करना चाहिए, उसको बोल्ट्स को नट्स को टाइट करना चाहिए सो दैट वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा. कीप वर्कशॉप एंड स्टोरेज स्पेसेस क्लीन एंड ड्राई टू प्रिवेंट एक्सीडेंट. स्पार्क्स, इग्नाइट, स्क्रैप, सॉडस्ट, सॉल्वेंट्स, वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. पावर टूल्स को वर्कशॉप में सही तरीके से रखना चाहिए, उसको एक सही जगह पे रखना चाहिए जिसकी वजह से एक्सीडेंट ना हो जाए. Prior to plugging or unplugging tool, be sure the power switch is turned to off and never disconnect power by pulling on cord. Instead, remove the plug from the outlet. मतलब पावर प्लग को लगने पर एक तो पहला उसको देखना है कि वो जो लाइव नहीं है, मतलब उसमें सप्लाई नहीं है, उसको ऑफ कंडीशन में होना चाहिए. ऑन कंडीशन में कभी उसको डायरेक्टली यूज़ करना नहीं चाहिए, उसमें शॉक लगने की संभावना है. Keep working on ladder or scaffolding. Carefully set your power tool on a flat surface or
in a beam secure to ladder itself. मतलब आप जब लैडर के ऊपर काम करते हो, लैडर के स्टेप्स के ऊपर या स्कैफोल्डिंग में काम करते हैं, तो वो जो एरिया है वो प्लेन सरफेस में होना चाहिए, नहीं तो किसी को लगने की संभावना है, एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। ऑलवेज यूज ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर when working with power tools. Plug GFCI for indoor and outdoor use stop power when loads have potential lethal ground current. मतलब जो सर्किट ब्रेकर का यूज़ करना चाहिए, अगर बाई चांस जो करंट ज़्यादा गया तो इमीडिएटली उसको ट्रिप करें तो कोई भी खतरा ना हो सके। रिमूव रिंग्स, ज्वेलरी और लूज क्लोथिंग बिफोर ऑपरेटिंग पावर टूल्स। तो ह्यूमन लोग जो जनरली ज्वेलरी पहनते हैं, जिसकी रिंग्स या लॉकेट या और उनका जो क्लोथिंग है वो लूज नहीं होना चाहिए, कि बाई चांस झुकने की वजह से वो किसी के अंदर में या रोटेटिंग पार्ट में वो अटक गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज फेस शील्ड, सेफ्टी गॉगल्स एंड डिस्पोजेबल मास्क। मतलब पीपीज जैसे कि फेस शील्ड, सेफ्टी गॉगल्स और मास्क का यूज़ जरूर करना चाहिए। व्हाट आर दी हज़ार्ड इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हज़ार्ड हो सकते हैं? वर्किंग अटैक, ऊंचाई में काम करने का हज़ार्ड हो सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग पार्ट में काम करने का हज़ार्ड हो सकता है। अगर मूविंग पार्ट्स को अगर हाथ लग गया तो कट इंजरी वगैरह होने के चांसेस हैं। स्लिप, ट्रिप एंड नेल, मतलब पूरा हाउसकीपिंग, जनरली कंस्ट्रक्शन में हाउसकीपिंग बहुत पूरा होता है, तो केस में स्लिप एंड ट्रिप या फॉल होने के चांसेस हैं। नॉइज़, मतलब जैसे कि आप वाइब्रेटर चलाते हैं, कोई अगर स्लैब बनाने के टाइम में आप वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं तो केस में वो जो मशीन यूज़ होता है उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो एक नॉइज़ इज ऑल्सो, इट विल क्रिएट द हियरिंग लॉस। तो नॉइज़ इज वन टाइप ऑफ हज़ार्ड इन कंस्ट्रक्शन। हैंड अप वाइब्रेशन सिंड्रोम, जैसे कि अभी बताया, स्लैब को सीमेंटिंग को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वाइब्रेटर का यूज़ होता है। वो केस में वो जो वाइब्रेटर आप यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने की वजह से आपको हाथ को फील होता है, वो वाइब्रेशन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। मटेरियल एंड मैनुअल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग जो मटेरियल है, अगर हेवी मटेरियल है यूज़ करते हैं तो वो भी एक खतरा है। अगर कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आदमी को इंजरी हो सकता है। कोलैप्सिंग ट्रेंचेस, मतलब बहुत बार देखा है जो ट्रेंचेस लगे रहते हैं कंस्ट्रक्शन के एरिया में, वो अगर सही तरीके से कवर नहीं होंगे तो आदमी का पाँव वो ट्रेंच के अंदर जाके इंजरी हो सकता है। एस्बेस्टॉस, आजकल होता रही है एस्बेस्टॉस। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहुत बार प्लग यूज़ नहीं करते, या जो केबल्स रहते हैं वो केबल्स कटे हुए थे, तो इट ऑल्सो क्रिएट फायर हज़ार्ड और शॉक हज़ार्ड। तो इट इज़ वन टाइप ऑफ हज़ार्ड इन कंस्ट्रक्शन। एयरबॉर्न फाइबर्स एंड मटेरियल्स, ये डस्ट की वजह से भी या फाइबरस मटेरियल की वजह से भी एक वन टाइप ऑफ हज़ार्ड है जो लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है। क्वेश्चन 11, व्हाट आर द जनरल प्रिकॉशंस इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के टाइम में प्रिकॉशन क्या क्या होनी चाहिए? मैनेज एंड मिटिगेट रिस्क विद सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो जितने भी लोग काम करते हैं उनको सेफ्टी प्रोग्राम अरेंज करके सेफ्टी ट्रेनिंग देना चाहिए। इंश्योर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एट कंस्ट्रक्शन साइट, इलेक्ट्रिक सेफ्टी का खास करके ध्यान देना चाहिए। इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल, मतलब कोई भी ट्री पासिंग नहीं होना चाहिए, तो सेफ्टी सुपरवाइज़र या जो सेफ्टी सुपरवाइज़र को रिक्रूट करना चाहिए, सिक्योरिटी का अच्छी तरह से होना चाहिए। हैव अ सेफ वर्क असेसमेंट प्रोसेस इन प्लेस, तो कोई भी काम करने का प्रोसीजर वो सही तरीके से का उसका जो कैसा तरीका काम करने का होता है वो उसका प्रोसीजर बनाना चाहिए। मेक श्योर केमिकल स्टोरेज सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आर स्ट्रिक्टली फॉलो, तो केमिकल स्टोरेज है और उसका जो सेफ्टी है जो बताया गया है उसके हिसाब से स्टोरेज करना चाहिए।
उसकी तरह से रखना चाहिए। डिस्प्ले साइनेज क्लियरली एट कंस्ट्रक्शन साइट, एक बहुत ये है जैसे कि माइंड योर हेड, मतलब आप ऊपर जाने के टाइम में खतरा हो सकता है, आपका सर टका लगता है, ऐसे अगर साइनेज बोर्ड लगाएंगे तो आपको वो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये एक प्रिकॉशनरी साइनेज लगाना चाहिए। प्लान एंड प्रिपेयर फॉर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, तो कुछ भी खतरा होगा तो इमरजेंसी प्लानिंग होना चाहिए, वो इजीली टैकल करें। प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीईस को यूज़ करना।